Hello guys and welcome back to our channel JR Sirs. So guys बेसिकली हमने अभी सब्जेक्ट वाइज जो वीडियोस है वो चालू कर दिए हैं। पहला ही वीडियो हम डाल रहे हैं अकाउंट्स का क्योंकि पता है कि कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो नेसेसरी है और बेसिक इन्फॉर्मेशन और नेसेसरी है, तो इसलिए हमने जो पहली वीडियो डाली है वो अकाउंट्स की है। ये 11 और 12 के जो अकाउंट्स के चैप्टर्स के ऊपर रिलेटेड नहीं है, एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको स्टार्ट से और एंड तक का अकाउंट का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको इस वीडियो में दिखने मिलेगा। इस वीडियो को लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप 10th पास आउट हो चुके हो और आपको ऐसा हो कि हाँ भाई चलो कॉमर्स जाते हैं, कॉमर्स का ट्राई करते हैं, कॉमर्स की इंटरेस्ट आ गया है, तो अकाउंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स का। आपने देखा होगा, सुना होगा बहुत बार कि अकाउंट्स इतना इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत ही लोगों से मुझे सुना भी होगा कि अकाउंट्स के बारे में क्या है, कैसे है। तो क्या होता है, जनरली कुछ लोगों को डर लगता है अकाउंट सुनते ही कि अकाउंट्स क्या है भाई, फर्स्ट टाइम ही देख रहे या फर्स्ट टाइम ही जान रहे। आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम ही है, तो आप एसपी ले लो, सी ले लो, अकाउंट ले लो, सभी सब्जेक्ट आपको नहीं आने वाले। तो कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है कि कुछ नए सीखने वाले हैं, तो कुछ लोगों को अकाउंट्स के बारे में इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो बहुत सा जान चुके होते हैं। अगर उनको खास करके बिजनेस फैमिली से आते हो तो उनके फादर से उन्होंने सुना होगा कि कैसा जा रहा कि अकाउंटिंग कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की टैली कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वो देखते आते हैं। तो कुछ लोगों को डर लगता है कि भाई अभी तक आप प्रैक्टिकल सिर्फ मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में तो क्या फॉर्मूला लगा तो ये करो बात खत्म। तो अकाउंट्स में ऐसा क्या नहीं है कि अकाउंट्स में क्या आने वाला है। तो इतनी डरने की बात नहीं जितनी आप सोचते हो कि अकाउंट डिफिकल्ट जाने वाला है। अकाउंट्स को बहुत ईजी जाएगा आपको अगर आप प्रैक्टिकली उसे देखते हो, प्रैक्टिकली सोचते हो। तो अकाउंट्स में तो बोलता हूँ मैथ से भी इजी जो आपको सब्जेक्ट जाएगा प्रैक्टिकली वो अकाउंट्स है, क्योंकि अकाउंट्स में फॉर्मूला नहीं है। अकाउंट्स में आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। हाँ, टेक्निक है, आपको उस तरीके से सॉल्व करना है, पर लाइक सिर्फ मैथ्स में फॉर्मूला होते हैं a+b², लाइक ऐसे कुछ नहीं है। अकाउंट्स आपको सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड आने वाले हैं। उल्टा आपको इंटरेस्ट इसलिए आएगा अगर आप बिजनेस हैंडल करते हो, बिजनेस आपको समझना कैसे हैंडल किया जाता है, तो अकाउंट्स बहुत बढ़िया है। क्योंकि गाइस देखो ना, अकाउंट्स में क्या आएगा आपको कि मेरा पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है, मुझे कितने गुड्स बेच रहा हूँ, कितने गुड्स आ रहे हैं, मैं सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप देखोगे अकाउंटेंसी में, अकाउंट्स में। देखो गाइस मेरे लिए तो अकाउंट्स बहुत इंटरेस्टिंग था कि जो बेसिकली मेरे जो सर थे वो कॉमर्स के सर है, तो मैं उनके मुझसे बहुत बार सुन चुका अकाउंट्स के बारे में। तो मेरे टेंथ पास आउट होने से पहले मुझे अकाउंट्स के लिए इंटरेस्ट आ चुका था। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अकाउंट्स लिया, कॉमर्स लिया अकाउंट्स की वजह से। ठीक है, तो ये तो मेरा था कि भाई अकाउंट्स क्या था, आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो डर कैसे निकालना है, फिर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट किस वजह से है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 11 की टेक्स्ट बुक के बारे में। फर्स्ट, आपने अगर 11 की टेक्स्ट बुक देखी होगी, मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे। अगर आपने 11 की टेक्स्ट बुक देखी होगी तो उसमें आप नाम देखते हो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आप बोलेंगे आपने तो सुना है, सिर्फ अकाउंट के बारे में सुना है, अकाउंटिंग नाम नहीं सुना है, तो ये बुक कीपिंग क्या है। ठीक है, तो बुक कीपिंग उतना इम्पोर्टेंट आपको है जितना आपको अकाउंट है। विदाउट बुक कीपिंग आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, ऐसा मैं बोलता हूँ। क्योंकि देखो बुक कीपिंग जितना इम्पोर्टेंट उतना इम्पोर्टेंट अपना अकाउंट आएगा। अगर बुक कीपिंग ही नहीं करते हो तो आपको आगे जाके अकाउंटिंग करना नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज सिस्टमैटिक वे टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस एंटिटी। ठीक है, मतलब ये क्या, बुक कीपिंग वो हर एक चीज रिकॉर्ड करता है जो बिजनेस के रिलेटेड हो। भले ही वो कितने के गुड्स आपने परचेस किए, कितने के सेल किए, कौन सी सर्विस आपने प्रोवाइड की, आपने क्या खरीदा, आपने क्या बेचा, आपके असेट्स, आपके लायबिलिटीज, फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बुक कीपिंग इम्पोर्टेंट क्यों या उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहली जो चीज है वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या आता है, बुक कीपिंग आपकी हर एक छोटी सी छोटी चीज रिकॉर्ड करता है या फिर हेल्पफुल है रिकॉर्ड करने में। ये तो हमारा रिकॉर्डिंग। फिर आप क्या आता है, डिसीजन मेकिंग। अभी बुक कीपिंग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे बिजनेसमैन आपकी सब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, बिजनेस की सब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, फिर उसको डिसीजन कन्वर्ट करने में, उसको डिसीजन कन्वर्ट करने में आपको वो इंफॉर्मेशन हेल्प करती है, तो आप डिसीजन क्विकली ले सकते हो। फिर आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
अभी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या, बुक कीपिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन सी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका प्रॉफिट और लॉस हो गया, फिर आपने कितने के एसेट खरीदे, कितने के लाइबिलिटीज है आपकी, या फिर आपने कितना परचेस किया, कितना सोल्ड किया, ये आपको सब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको करता है बुक कीपिंग प्रोवाइड। फिर आता है कंट्रोलिंग। फिर बुक कीपिंग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को, उस हिसाब से आपको बिजनेस कंट्रोल करने में आपको हेल्पफुल पड़ता है, आपको हेल्प मिलती है बुक कीपिंग। इसलिए बुक कीपिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है आप एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करते हैं, आपको कंट्रोलिंग में इजी जाता है। ठीक है। फिर टैक्स लायबिलिटीज, अभी बुक कीपिंग की वजह से आपको बहुत से टैक्स लायबिलिटी जो ड्यू है उसके बारे में आपको जानना होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स लायबिलिटी ड्यू, ये आपको जानने में और आसानी पड़ती है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एविडेंस। अभी बोलोगे बुक कीपिंग और एविडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। बुक कीपिंग का एविडेंस का ऐसे इंपॉर्टेंस है कि ऐसा उनका जो संबंध दोनों के बीच में ऐसा है कि आप बिजनेस चलाते हो तो बिजनेस के लिए कुछ लीगल केसेस आते हैं, तो लीगल केसेस की कुछ आप केस फाइल करते हो एक अपोजिट बिजनेसमैन की तरफ से, या फिर कुछ आपका कुछ सीट होते हो आप, तो पैसे के रिलेटेड, पैसे के लेने के रिलेटेड आप सीट होते हो तो आप केस फाइल जरूर करोगे। तो कहा होता है अलग कोड होता है, कोर्ट ऑफ लॉ करके, वो हर एक बिजनेस के लिए एक अलग कोड होता है, कोर्ट ऑफ लॉ करके। वहाँ पे आपको अगर एविडेंस शो करना है तो बुक कीपिंग का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एविडेंस के तौर पे आप शो कर सकते हो, तो इसलिए आपको हेल्पफुल जाता है एविडेंस शो करने के लिए। ये होता है बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस। बुक कीपिंग के इंपॉर्टेंस क्या है तो वापस बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग, टैक्स लायबिलिटी, बिजनेस इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग और एविडेंस, ये 6 जो है हमारे जो इंपॉर्टेंस है बुक कीपिंग के। ठीक है। अभी यूटिलिटी क्या है, मतलब अब कैसे किसको ये यूजफुल होगा, तो सबसे पहले जाता है ओनर, बिजनेस का ओनर। बिजनेस के ओनर को बुक कीपिंग की इंफॉर्मेशन क्यों हेल्पफुल जाती है, तो ऐसे हेल्पफुल जाती है कि आपको असेट कब खरीदना है, आपकी लायबिलिटी अब कितनी है, आपके परचेस कितना है, आपका सेल कितना है, ये सब जानने के लिए बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ओनर के लिए। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है वो मैनेजमेंट। अभी आपकी जो भी बिजनेस है वो चलाने के लिए आपको मैनेजमेंट लगने वाला है, फिर मैनेजमेंट किस बेसिस पे चलेगा, तो बुक कीपिंग जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो आपको मैनेज करने के लिए हेल्पफुल जाता है, बिजनेस मैनेज करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो इन्वेस्टर्स। अभी हर एक बिजनेस के लिए इन्वेस्टर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, कैपिटल के लिए आपको इन्वेस्टर देखना पड़ेगा, इन्वेस्ट कौन करेगा। ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है आपके बिजनेस में, वो आपका बिजनेस स्टडी करके ही इन्वेस्ट करेगा। तो आता है पॉइंट कि वो बिजनेस स्टडी कैसे करेगा, तो बिजनेस स्टडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वे जो होता है वो स्टैट्स, आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टैट्स है, या फिर आपका परचेस सेल स्टैट्स है, ये स्टैट्स प्रोवाइड क्यों करता है बुक कीपिंग, क्योंकि आपका सब परचेस सेल बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करके उसके स्टैट्स फॉर्म होते हैं, फिर इन्वेस्टर स्टार्ट करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा मैंने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फिर थर्ड थिंग जो आती है वो है कस्टमर। कस्टमर क्या देखता है, प्रोडक्ट देखता है कि इसका प्रोडक्ट कैसा है, मैंने खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। फिर प्रोडक्ट देखने के बाद वो इंपॉर्टेंट थिंग देखता है कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है। अच्छी नहीं कि कैसे देखते हैं अपन, ये बिजनेस का नाम कितना है, कंपनी का नाम कितना है। कंपनी नाम कैसे बनाती है, प्रॉफिट बना के नाम बनाती है, तो प्रॉफिट लॉस स्टडी करने ही बुक कीपिंग उस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर कस्टमर आके देखता है कि इसका क्या है, इसकी प्रोग्रेस कैसी है, ये सब चीजें कस्टमर देख के फिर कस्टमर जो वो प्रोडक्ट खरीदता है। फिर नेक्स्ट थिंग लेंडर मतलब क्या, जो आपको मनी उधारी पे दे। अभी आपको कोई भी ऐसे लगेज आपको लेंडिंग नहीं करेगा, सबसे पहले चीज देखेगा कि आपका बिजनेस चल कैसे रहा है, आपके बिजनेस का प्रोग्रेस कितना है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, टर्नओवर कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ये सब चीजें हैं वो लेंडर जरूर देखेगा। तो लेंडर स्टडी कैसे करेगा, सिर्फ जब कुछ चीजें बताए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टैट्स, परचेस सेल्स स्टैट्स, या फिर वो आपको बुक कीपिंग का जो रिकॉर्ड पड़ा है आपके पास वो आपको रिकॉर्ड चेक करेगा, वो पढ़ेगा, फिर उसके बाद वो आपको मनी लेंड करेगा। ठीक है। फिर जो आता है गवर्नमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सबसे पहले आपकी बिजनेस स्टडीज करती है। बिजनेस स्टडीज करने के बाद वो चेक करती है कि आपकी रिकॉर्ड चेक करती है, आपकी अकाउंटिंग करती है, आपकी बिजनेस अकाउंटिंग चेक करती है क्या अकाउंट है। फिर उसके बाद उसको टैक्स कौन सी एप्लीकेबल है, टैक्सेशन चेक करती है। टैक्सेशन के लिए ही जो बुक कीपिंग है वो गवर्नमेंट को हेल्पफुल है। तो उसके बाद आता है डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट कैसे चेक करते हो, डेवलपमेंट चेक करने आप कैसे बोलोगे बिजनेस डेवलप हो गया कि नहीं हो गया है, कितना है। सिर्फ सबसे आसान तरीका
उसका टर्नओवर चेक करना, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना, परचेस सेल चेक करना। इसकी वजह से आप डेवलपमेंट चेक करते हो एक बिजनेस का, एक बिजनेस एंटिटी का। ये आपको हेल्पफुल क्यों जाता है? क्योंकि आप अगर बिजनेस फॉर्म करके आप सिर्फ बिजनेस चलाओगे नहीं, आपको देखना ही पड़ता है कि आपका प्रॉफिट कितना जाएगा, आपका लॉस कितना जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो आपका डेवलपमेंट आप आसानी समझ जाते हो। तो इसलिए डेवलपमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बुक कीपिंग और या फिर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को जो रिकॉर्ड है वो आपको बताएगा आपका डेवलपमेंट कितना हुआ है, आपका खर्चा ज्यादा है या फिर आपका गेन ज्यादा है। ये सब आपको बुक कीपिंग अकाउंटिंग आपको देखना जरूर मिलेगा। तो गाइस ये जो था, ये जो है, ये आपका है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में आप सब रिकॉर्ड करते हो, या फिर सब आपको जो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो आप रिकॉर्ड करने में आपको हेल्पफुल पड़ता है। फिर आप आगे जाके इसकी अकाउंटिंग करते हो। अकाउंटिंग करने के लिए बुक कीपिंग बहुत हेल्पफुल जाने वाला है, तो इसलिए बुक कीपिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अकाउंटिंग है। ये एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम है एक दूसरे के लिए। बट अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अभी हम बात करते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के डिफरेंस के बारे में। तो बेसिकली ये दोनों भी ना बहुत इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इतने भी डिफरेंशिएट भी करते हैं एक दूसरे के साथ। अभी वो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो मैंने बेसिकली ना इसको 6 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है कि क्या 6 पॉइंट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं मीनिंग। अभी बुक कीपिंग का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, वापस मैं बताता हूँ। बुक कीपिंग में बेसिकली हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं? अकाउंटिंग में जो भी बुक कीपिंग का इंफॉर्मेशन था, अपने पास रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड हम अगर समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके भेजते हैं। तो ये था हमारा अकाउंटिंग का काम। अभी स्टेज, दोनों की कौन से स्टेज पे दोनों की चीजें की जाती है? तो बुक कीपिंग जो स्टेज है वो हमारी प्रीलिमिनरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। इसलिए बेसिकली क्या करते हैं, रिकॉर्ड जो मिलता है वो सॉरी जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको रिकॉर्ड करना, ये हमारी फर्स्ट स्टेज आती है। ठीक है, तो अभी अकाउंट्स को स्टेज पे किया जाता है। अकाउंटिंग हमारा फाइनेंस स्टेज है, जो भी रिकॉर्ड मिलता है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देते हैं, तो हमारे फाइनेंस स्टेज आता है। फाइनेंस स्टेटमेंट में बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस ये सब स्टेटमेंट हमें देना पड़ता है, इसलिए फाइनेंस स्टेज अकाउंटिंग का आता है। तो हमारा थर्ड जो हमारी जो स्टेटमेंट आता है वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बुक कीपिंग क्या कर सकता है या क्या करता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। बुक कीपिंग बेसिकली हमने देखा वही नॉर्मल चीज जो बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के। ठीक है, ये तो बुक कीपिंग का ये एक ही ऑब्जेक्टिव्स है, उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन को। अभी आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव सेम जो मीनिंग में था वही बताऊंगा। सिंपली जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देना सामने वाले को। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी रिकॉर्ड अपने बुक कीपिंग से मिलाई है, जो आपने ले लिए, उसको एक फाइनेंस स्टेटमेंट दे देना। ये हमारा थर्ड था। अभी फोर्थ क्या है? फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बुक कीपिंग है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है? ये भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना सपोज जूनियर जो स्टाफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बुक कीपिंग, सब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, और जो सीनियर स्टाफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर स्टाफ की और सीनियर स्टाफ की। अभी आउटकम, बुक कीपिंग आपको आउटकम क्या देता है? बुक कीपिंग आउटकम किस फॉर्म में देता है? जनरली बुक कीपिंग आउटकम जर्नल और लेजर के फॉर्म में देता है। जर्नल और लेजर आपको अभी आगे भी हम जब सीखी थी तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जर्नल और लेजर क्या है। पर बेसिकली इतना समझो, बुक कीपिंग का फर्स्ट स्टेज था, ये मैंने आपको बता दिया। अभी फर्स्ट स्टेज कौन सी है? वो जर्नल और लेजर है। ये फॉर्म करना, इसका रिकॉर्ड करना, ये बुक कीपिंग की फर्स्ट स्टेज है और ये आउटकम है। जर्नल और लेजर के फॉर्म में आपको आउटकम देता है। तो अभी अकाउंट्स की स्टेज में आउटकम देता है, किस फॉर्म में आउटकम देता है? अकाउंट जनरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको आउटकम देता है, जो आपका एंड का आउटकम है, एंड का रिजल्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो बिजनेस में सबसे ज्यादा नेसेसरी माना जाता है। तो ये था आपका अकाउंट्स का आउटकम। अब हम जानेंगे सिक्स पॉइंट क्या है, वो है पीरियड। पीरियड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का पीरियड बहुत डिफर करता है। बुक कीपिंग आपको डे टू डे करनी पड़ती है। डे टू डे क्यों? तो क्योंकि आपकी डे टू डे आपके कुछ ट्रांजैक्शन आते रहते हैं, कंटिन्यूअस आते जाएंगे, आते रहते हैं। परचेज बोलो, आप सेल्स बोलो, उधारी बोलो, ये सब चीजें आपकी डे टू डे आती है। और ये रिकॉर्ड करना आपको बुक कीपिंग में आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उसके बाद आप अकाउंटिंग कब करते हो? अकाउंटिंग आपको अब अकाउंटिंग तब प्रेजेंट करते हो आपका
मंथली मंथली आपको हर मंथ के एंड में आपको अकाउंटिंग करना पड़ता है, अकाउंटिंग की जो फाइनेंस स्टेटमेंट आपको देनी पड़ती है। तो इसलिए आप जब डे टू डे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो आपको वो हेल्पफुल पड़ेगा मंथ में, मंथ के एंड में आपको हेल्पफुल पड़ेगा। फिर आप उससे उस हिसाब से मंथ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करोगे, फिर वो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए यूजफुल पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी डिफरेंशिएशन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एक तो अभी बुक कीपिंग हम समझ चुके हैं और नॉर्मल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था बुक कीपिंग का वो, और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का जो डिफरेंशिएशन। अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अकाउंट्स, अकाउंट्स में क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, और ये था डिफरेंशिएशन बिटवीन अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग। ठीक है, अभी हम जान चुके हैं बुक कीपिंग क्या है, कैसे होता है, और अकाउंट्स और बुक कीपिंग के बारे में डिफरेंशिएट कर चुके हैं। तो अभी हम जाते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक पे जो है अकाउंट्स के बारे में। एक्चुअली अकाउंट्स है क्या, उसको यूज कैसे करते हैं या क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंट्स क्यों यूज करते हैं। तो अकाउंट्स यूज करने के लिए मैं क्यों यूज करते हैं, इसके लिए मैं सिंपल आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि अकाउंट्स क्यों यूज करते हैं। ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा बेसिक है, आपकी हाउस होल्ड जो भी आपके चलते हैं इनकम उसके ऊपर डिपेंड है। ये मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड की बात समझाता हूँ, तो आप समझेंगे, ट्राई कीजिए, आपको बहुत ईजी है समझने के लिए। ठीक है, तो सपोज आई एम अर्निंग पर्सन और मेरा मंथली जो इनकम है वो मेरी आती है 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज सपोज मेरी जो है मंथली इनकम आ रही है। तो अगर सपोज मेरे से मंथली इनकम है, मैं घर का अर्निंग पर्सन हूँ, तो मेरे एक्सपेंडिचर जाने वाले घर के लिए जाने वाले, उसके सबसे मेन जो एक्सपेंडिचर आप पकड़ते हैं वो सपोज मेरा है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज में मेरे जा रहे हैं सपोज 10,000, ये पकड़ो 15,000, थोड़ा हाई जाता है, 15,000 मुझे बहुत खाना हो रहा है, सब पेट फूल आते करते खाना में हो रहा है घर पे, तो 15,000 जा रहा है मेरा खर्चा। उसके बाद आता है शॉपिंग के शौकीन हूँ मैं, मेरे घर वाले हैं, तो इसलिए मेरा शॉपिंग पे सपोज मेरा जाएगा 3,000, सब शॉपिंग पे पकड़ते हैं 3,000 में खर्चा जा रहा है। ये मेरा भी 3,000 रुपये खर्चा हो गया। फिर उसके बाद से जाते हैं कि मेरे घर सपोज मैं बीमार पड़ता हूँ, मेरे घर वाले बीमार पड़ते हैं, तो उसके लिए उसके हॉस्पिटल तो खर्चा जाने ही वाला है। तो हॉस्पिटल के खर्चे के लिए अपन सपोज पकड़ते हैं 3,000 और, या फिर 4,000 अपन हॉस्पिटल खर्चे के लिए पकड़ते हैं। ये हो गया मेरा हॉस्पिटल का खर्चा। फिर मेरे आते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस मेरे पूरे महीने में सपोज होते हैं मेरे पूरे महीने में लगभग 6,000 का अदर एक्सपेंसेस जो भी मेरे आते हैं, मेरे त्यौहार मेरा आ गया उसमें मेरे खर्चे जा रहे हैं, तो अगर पूरे 10,000 का अदर एक्सपेंस पकड़ते हैं, मेरे त्यौहार आ गए थे, मैंने कपड़े खरीदे, ये खरीदे, फिर किसी की शादी आ गई उसमें थोड़ा बहुत खर्चा हो गया, फिर बर्थडे सेलिब्रेशन खर्चा हो गया, ये सब मेरे अदर एक्सपेंसेस के मैं डालता हूँ 10,000 रुपये। 10 भी नहीं पकड़ते, सपोज 6 पकड़ते हैं, 6,000 रुपये मेरे पास हो गए अदर एक्सपेंसेस। ऑर्डर के 6,000 मेरे हो गए। भाई मेरे पास सपोज कितने बचते हैं, ये 22 और ये 6 28, भाई मेरे 2,000 बचते हैं। 2,000 रुपये का सपोज मुझे और इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल की और इमरजेंसी आ गई, 2,000 वहाँ पे डालना है। और उसी वक्त सपोज मेरे जो भी बच्चे हैं, सपोज उनको बाहर घूमने जाना है, उनको और खर्चा देना है, या फिर उनका स्कूल ट्रिप आ गया, स्कूल में कोई किसी प्रोजेक्ट आ गया, तो उसके एक्सपेंस के लिए मुझे उनको पैसा देना है। और कोई 2,000 मुझे यहाँ पे भी काफी यूज करने की इंपॉर्टेंस आ गया उसका, तो मैं वो कहाँ पे यूज करूँगा, मैं मेरे बच्चों को वो 2,000 रुपये दूँ यहाँ की, या फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है वहाँ पे 2,000 रुपये दूँ, तो यहाँ पे तो मैं फंसूंगा। मेरे जो भी इनकम साइड में बचते हैं, मैंने जो भी 2,000 अमाउंट है वो मैं कहाँ पे दूंगा, कहाँ पे खर्च करूंगा, तो कहाँ पे खर्च करना है, फिर वो कहाँ कैसे खर्च करना है, ये जो चीज है आपको बताते हैं अकाउंट आपको बताए कि ये आपको इनकम कहाँ पे खर्च करनी है, क्या कैसे खर्च करनी है, या फिर दोनों डिवाइड करके आप जाते हो तो दोनों कैसे डिवाइड करके आप खर्चा कर सकते हो, ये आपको बताता है अकाउंट। यही तो हो गया दोस्तों यार हाउस होल्ड, घर पे आप कैसे खर्चा करते हो, घर पे आप कैसे खर्चा बचा सकते हो, कैसे खर्चा करते हो, क्या खर्चे है। सपोज सेम चीज मैं बिजनेस में पकड़ता हूँ, मेरा बिजनेस का ये सपोज मेरा नेटवर्क मेरा बिजनेस का 30,000 है, बहुत छोटा बिजनेस पकड़ लो, 30,000 का नेटवर्क आ गया है, उसमें बहुत से मेरे सपोज बहुत से खर्चा है, सपोज ये मेरा जा रहा है पूरे साल का कैरियर जा रहा है, ये मेरा पूरे साल का कैरियर जा रहा है, फिर मेरा जो भी जा रहा है परचेसिंग,
परचेसिंग में सब कुछ मेरा जा रहा है, यहाँ पे 6,000 का पूरा परचेसिंग जा रहा है। ये परचेसिंग गया, फिर मैं सपोज गया कुछ ये अदर एक्सपेंस पकड़ते हैं जो कि मेरे बिजनेस थोड़े बहुत अलग टाइप के एक्सपेंस हो गए। सपोज मेरा पेट्रोल गया, ये सब गया, गाड़ी का मेंटेनेंस गया, ये सब चीज़ें गई, ये मेरे गए अदर एक्सपेंसेस पे। फिर यहाँ पे और कौन सा, और कोई सपोज मेरे ये जा रहे सैलरीज, सैलरी जा रहे हैं मेरे, ठीक है। ये सब तो मेरे बिजनेस खर्चे हुए। अब इससे बिजनेस खर्चे मेरे 2,000 रुपये सिर्फ मेरे साइड में पड़ रहे हैं, साइड में पड़ रहे तो 2,000 रुपये में मुझे इन 4 चीज़ों में से काफ़ी यूज करना है। और एक सपोज इमरजेंसी केस अगर मेरे बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे मुझे खर्चा करना है, तो मैं कहाँ पे खर्चा कर सकता हूँ बिजनेस में, कैसे तरह खर्चा करूंगा तो मेरा ये सब चीज़ें मैनेज होगी। अगर मेरा कोई भी मुझे गड़बड़ हो रही है तो ये पैसा देके मैं कहाँ पे चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ, ये हमें बताता है अकाउंट्स। अकाउंट्स हमें पूरी तरीके से बताइए कि आपको ये जो अमाउंट जो बाकी है वो कैसे यूज करनी है, या फिर आपको यहाँ पे अमाउंट कुछ कम ज़्यादा करनी है क्या, यहाँ पे कम ज़्यादा करनी है क्या, ये सब चीज़ें आपको सिंपली अकाउंट आपको बताता है। तो ये चीज़ आपको यूजफुल पड़ती है अकाउंट्स के लिए कि अकाउंट्स क्यों करना है, अकाउंट्स कैसे यूज किए जाते हैं। ये थे अकाउंट्स क्यों करने के लिए की अभी तक की टेक्निक या फिर अभी तक की जो भी उसका नॉलेज है वो। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। तो अब मैंने तो आपको सिंपली एक एग्जांपल दिया हाउस होल्ड का। अगर आप हाउस होल्ड का अकाउंटिंग करते हो तो आप किस वजह से करते हो, कैसे करते हो, और उसको मैंने रिलेट करके आपको बताया कि आप बिजनेस में कैसे अकाउंटिंग करोगे। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। आपको एकदम आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये समझ गया कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं तो आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट जरूर आएगा, क्योंकि अगर आप जैसे आगे बढ़ोगे आपको अलग अलग कंसेप्ट आपको समझ में मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी, उससे आपका अकाउंट में शायद से इंटरेस्ट और बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अब हम जानते हैं अकाउंटिंग के बेसिस यानी कि मेथड्स कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 मेथड है, कैश बेसिस, मिक्स और हाइब्रिड बेसिस, और जो थर्ड है वो अक्रूवल बेसिस। तो सबसे पहले बात करें कैश बेसिस के बारे में। कैश बेसिस में जो इंक्लूड होता है मतलब ये क्या, आप जो भी ट्रांजैक्शन आपके आते हो आप कैश में करते हो, मतलब आप कुछ भी खरीदो बेचो और सब आपके जो भी ट्रांजैक्शन है मतलब कैश में ही होने वाला है। आपका कौन सा भी एक्सपेंस हो या कौन सा भी आपका गेन हो आपको कैश में ही मिलना है। आपका अकाउंट में सब कैश से ही जाने वाला है। ये तो होता है कैश बेसिस में। अभी जो सेकंड वो बात करेंगे अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल यानी मतलब क्या, आपकी क्रेडिट बेसिस पे, मतलब आपकी उधारी के बेसिस पे। सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी से कुछ चीज खरीदी, उसको आप क्रेडिट पे खरीदते हो, मतलब क्या आप उसको लगेज पेमेंट नहीं करते हो या आप उसको कैश में पेमेंट नहीं करते हो, इसलिए आपको अक्रूवल बोला जाता है, क्रेडिट पे बोला जाता है। आप उसका पैसा कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद पे करोगे, इसलिए बोले उसको अक्रूवल बेसिस यानी कि क्रेडिट बेसिस पे आप उसके साथ ट्रांजैक्शन करते हो। ठीक है, तो थर्ड जो है तो थर्ड जो हमारा मिक्स और हाइब्रिड बेसिस, मतलब ये क्या, इसमें कैश और अक्रूवल दोनों ही इंक्लूड होने वाले हैं। मतलब ये कैसे, अपने सपोज एक चीज खरीदी या उसका पैसा अपने आधा पे कर दिया है और आधा पे करना बाकी है। जो आपने आधा पे किया है वो आपका आएगा कैश बेसिस में, और जो आपका आधा पे करना बाकी है वो आपका आएगा अक्रूवल बेसिस में। मतलब ये क्या, इसमें आपके दोनों भी मेथड्स या दोनों भी बेसिस इसमें आपके इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ये जो थे वो हमारे 3 मेथड्स थे जिसमें हम अकाउंटिंग आगे जाके करने वाले हैं। ये तीनों भी जो भी आपके मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही बहुत आगे काम आने ही वाले हैं, क्योंकि आपको इससे ही अकाउंटिंग करना है। इससे आपको जो बुक कीपिंग की जाती है, आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, वो भी आपको इससे ही करना है। या फिर आपके फाइनल अकाउंट मतलब उसके प्रॉफिट और लॉस जो आने वाला वो कि आपको इस मेथड से आगे जाके करना पड़ने वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट के हिसाब से, तो ये भी आप अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आने वाला है वो है आपके अकाउंटिंग के 2 टाइप्स के मेथड। मेरे को पता है कैश बेसिस और जो भी आपका अकाउंट बेसिस था, वो इन तीनों मेथड आपकी 2 इंपॉर्टेंट मेथड में इंक्लूड होने वाले हैं। अब ये वो जो दो मेथड है वो कौन से, एक तो डबल एंट्री मेथड और एक सिंगल एंट्री मेथड। ये 2 मेथड से आप अकाउंटिंग कर सकते हो। हम जो सीखने वाले 11th और 12th में हम जो सीखने वाले अकाउंटिंग, वो आपका डबल एंट्री मेथड से आप सीखने वाले हो। तो उसमें पूरी तरह के साथ जो भी एंट्री ट्रांजैक्शन यानी जो भी आपका आंसर आएगा वो डबल एंट्री मेथड से ही आने वाला है। अभी आपको लगे सिंगल एंट्री मेथड क्यों नहीं यूज किए जाते हैं। बेसिकली सिंगल एंट्री मेथड ये जो है वो पहले यूज की जाती थी, वो एडवांस नहीं है जितनी डबल एंट्री मेथड है। इसलिए अभी जैसे जैसे डेवलप होते गए जैसे जैसे लोगों ने डबल एंट्री मेथड यूज करना स्टार्ट कर दिया है।
ठीक है, तो हम बात करें सबसे पहले सिंगल एंट्री मेथड की। अभी बोलोगे सिंगल एंट्री मेथड क्या है? सपोज आप एक बिजनेस चलाते हो, आपका छोटा बिजनेस है, आप चला रहे हो, आपके हर रोज का कुछ ना कुछ आपको आता है, कुछ ना कुछ आपको पैसे मिलेंगे, कुछ ना कुछ पैसे आपके खर्च होने वाला है, आपका एक्सपेंस भी आपका गेन भी है। तो आप नोट कैसे करोगे? आपको सिर्फ सिंपल इस पर नोट करते हो, मतलब क्या, सपोज मुझे 10,000 रुपीज आए तो मैं सीधे उधर लिखूंगा 10,000 रुपीज, ऐसे लिख दूंगा कॉलम बना के, आपका एक्सपेंस है गेन, ऐसे कुछ कॉलम बना के लिख दूंगा 10,000 रुपीज गेन भी मिलेगा, फिर आपका 5,000 रुपये खर्चा जा रहा है तो उसको दूंगा 5,000 रुपीज एक्सपेंसेस, ऐसे में लिख के छोड़ दूंगा। उसके इसके लिए आपको कुछ भी अकाउंटिंग करके आगे की जरूरत नहीं, फिर आप दोनों चेक करोगे आपका एक्सपेंस ज्यादा है या गेन ज्यादा है, ये आप सिर्फ कंपेयर करो कि आप फिर आपको समझेगा प्रॉफिट और लॉस क्या है। पर इसमें आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम क्या होता है, इसके आपने छोटे छोटे जो भी कुछ आपके ट्रांजेक्शन होते हैं वो आप मिस कर देते हो, या फिर आप कुछ निगलेक्ट कर देते हो, आपके वो चीज में काउंट नहीं की जाते, इसलिए आपका क्या होता है फिर प्रॉफिट और लॉस में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, फिर आपका बिजनेस शायद से लॉस में चला जाता है कभी कभी, इसलिए आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आता। और जो सबसे बड़ा इसका जो प्रॉब्लम है वे बड़ी बिजनेस एंटिटी है, बड़ी बिजनेस जो स्केल है उसमें हम ये यूज नहीं कर सकते, उसके ट्रांजेक्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्रोर्स में होते हैं, उससे भी ज्यादा के अमाउंट में होते हैं, तो ये सब चीजें टैली करने में सिंपल में बहुत डिफिकल्ट जाता था। आप सपोज एग्जांपल ले लो ना कि आप कितने ऐसे ट्रांजेक्शन आप लिख के रखोगे, कितने इतने बड़े ट्रांजेक्शन लिख के रखोगे, आप इतना मिल रहा है, इतना जा रहा है, इतना पर्ची, इतना सेल है, ये सब चीजें आप कहाँ पे नोट करके रखोगे? तो इसकी वजह से सिंगल एंट्री सिस्टम बंद हो गई, मतलब बंद तो नहीं बोल सकते पूरी तरीके से, पर बहुत बड़े बिजनेस एंटिटी में ये यूज करना बंद हो गया है। ठीक है, ये तो थी सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड। बात करें डबल एंट्री सिस्टम मेथड है क्या? डबल एंट्री सिस्टम मेथड बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे दो इफेक्ट आपको देखने मिलते हैं। दो इफेक्ट यानी क्या, डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों चीजें आपको इसमें देखने मिलेगी। अभी आप बोलोगे डेबिट और क्रेडिट एक्चुअली है क्या, यूज कहाँ करे किए जाते हैं, ये तो अभी जब इतना मन उस पर ध्यान दो, या जो भी मेरे लेसन आने वाला सेकंड लेसन जो आपको मैं आगे में डालूंगा उसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि डेबिट और क्रेडिट एक्चुअली में है क्या। तो अभी सिर्फ जानो कि इसमें आपको दो इफेक्ट हैं डेबिट और क्रेडिट के। तो अभी आप जो भी सीखोगे ना 11th 12th में उसके या फिर उसके आगे ग्रेजुएशन में, तो इसका पूरी तरह से डबल एंट्री सिस्टम ही आने वाली है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डेबिट और क्रेडिट। अगर आपको ये नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अकाउंटिंग में, इसलिए डेबिट और क्रेडिट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटिंग के हिसाब से। तो बेसिकली ये डबल एंट्री सिस्टम लाई किसने, तो उनका नाम था लुका डी पैकियोली, जो है इटली से। तो उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम लाया या फिर लॉन्च किया, आप बोल सकते हो। तो डबल एंट्री सिस्टम में जैसे आपको बोला दो इफेक्ट आपके जाएंगे डेबिट या क्रेडिट में। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका पैसा आ रहा है या फिर कौन दे रहा है दोनों आप नोट करोगे, या फिर आपका एक्सपेंस कहाँ पे जा रहा है या किस पे जा रहा है ये भी आप नोट करोगे। इससे क्या होता है, इससे आपका ना अकाउंटिंग करना सिंपल जाएगा, आपको समझ भी रहा है पैसा आ रहा है तो किससे आ रहा है, अगर पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, किसके ऊपर खर्च हो रहे हैं, ये आप सब नोट करते हो। तो इसके लिए आपको प्रॉफिट और लॉस में ना आपको जो भी स्टेटमेंट आएगा आपको बनाने के लिए इजी पड़ेगा, या फ्रेम करने के लिए आपको बहुत इजी जाएगा। तो कंपेयर करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम को। तो डबल एंट्री सिस्टम ज्यादा अच्छी क्यों है या ज्यादा एडवांस क्यों है, तो इसमें आपको मैंने बोला था कि इसमें छोटी छोटी चीजें आपकी नोट की जाने वाली है, जो कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम में निगलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपली बता सिंगल एंट्री सिस्टम क्या लिखते हो कि सिर्फ मुझे इतनी इतनी अमाउंट मिली या इतनी अमाउंट गई, या फिर मैंने इतने का सामान बेचा या इतने का सामान खरीदा। डबल एंट्री में वही सिंपल चीज क्या करते हो, मैंने खरीदा तो किससे खरीदा, किसमें खरीदा, या फिर मेरा टैक्स कितना लगा उसके ऊपर, या फिर मैंने क्रेडिट पे खरीदा या कैश पे खरीदा, वो सब चीजें आप डबल एंट्री सिस्टम में नोट करने वाले हो। तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम आप देखोगे कि सब जगह यूज यही सिस्टम होने वाली है या यही सिस्टम होती है। ठीक है, ये तो हमारा डिफरेंस सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। आप जैसे जब आगे बढ़ोगे आपको और समझ में आएगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कैसे हम पूरा 11th पर वही सीखने वाले हैं। तो अभी आप इतना ध्यान मत दो उसके ऊपर, इतना उसके बारे में टेंशन मत लो कि डबल सिस्टम इतना क्या है, इतना इसमें क्या क्या है। एकदम आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं हम लोग कि डबल एंट्री सिस्टम एक्चुअली है क्या है, फिर कैसे की जाती है, एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको। हमारे जो भी वीडियो आने वाला है या फिर जो भी चैप्टर्स है 11th 12th के बारे में, वो आप देखोगे आपको और आसान मिलेगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप देखोगे डबल सिस्टम की, उसके तो पोर्शन करके आपको सिखाने वाले हैं, फिर आपको पहले से ही टेक्स्ट में पोर्शन करके बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप है। और उसका तो सबसे इजी तरीका क्यों
क्यों होने वाला है, क्योंकि वो सब चीजें एक दूसरे को लिंक है। अगर सपोज फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर को लिंक है तो सेकंड थर्ड चैप्टर को लिंक है, ऐसे सब चीजें आपको लिंक में आपको मिलेगा, तो आपको और आसानी होगी सीखने के लिए। पर हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि आपको हर एक चैप्टर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर लिंक है दूसरे को। अगर आपको फर्स्ट ही नहीं आया तो आपको सेकंड चैप्टर कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए आपको वो सब चीज ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसमें और एक जो मेथड है आपको बताऊंगा मैं, जो है इंडियन सिस्टम मेथड। इंडियन सिस्टम मेथड, सिंगल सिस्टम मेथड और डबल सिस्टम मेथड, ये तीन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम मेथड का आपको कुछ यहाँ पे यूज नहीं 11th 12th के टेक्स्ट बुक में या फिर आगे कुछ। इंडियन सिस्टम मेथड बेसिकली क्या, आपको नॉर्मल एकदम, आप अगर एक ग्रोसरी शॉप पे जाते हो और उनको पूछते हो कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, वो सिंपली नोट करते हैं कि मेरे इतना इतना सामान बेचा, मुझे इतना इतना पैसा मिला, इतना सामान बेचा इतना पैसा मिला, या फिर इतना सामान खरीदा मैंने इतना सामान मैंने ले लिया। ये थोड़ा बहुत सिंपल सिस्टम से रिलेटेड है, पर थोड़ा डिफरेंस आपको इसमें देखने मिलेगा। सिंपल सिस्टम और थोड़ा साइंटिफिकली मेथड है इंडियन सिस्टम से, ये थोड़ा और नीचे का करके मेथड है। अगर आप ग्रोसरी शॉप में पूछोगे आपको, अगर क्या आप देखते हो अकाउंटिंग की बुक, तो कुछ तो पूरा समझ मिलेगा आपको कि ये इंडियन सिस्टम मेथड है क्या। अभी आपको इतना कुछ यूज नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में आपको और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। आपको डबल एंट्री सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको उसके बारे में थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दिए, क्योंकि आपको आगे जाके अकाउंटिंग इसमें ही सीखना है, यही चीज़ आपको आगे जाके आने वाली है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने बहुत ट्राई किया कि आपको बताने के लिए कि अकाउंट्स के बेसिक्स क्या है, जो भी आपको आएंगे वो आपको कैसे आएंगे, या फिर आपको अकाउंट चालू करने से पहले आपको क्या क्या सीखना इंपॉर्टेंट है, कैसे सीखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देख, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ पता ही नहीं होता कि ये क्या है, या फिर क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो हमारे एक छोटा सा ट्राई था आपको अकाउंट के बारे में बताने के लिए, उसमें कुछ छोटे मोटे जो बेसिक्स है वो आपको समझाने का हमने एक छोटा सा ट्राई किया है। तो इसके लिए आप एप्रिशिएट करेंगे, प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके और जो भी दोस्त कॉमेंट्स करें उनकी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हमारे अगली वीडियो आने ही वाली है, जो भी अकाउंट्स के हमारे जो भी कुछ टर्म्स होते हैं उसके ऊपर हमें वीडियो जरूर आने वाली है, वो भी प्लीज़ वॉच कीजिए। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंट्स के बारे में, तो वो प्लीज़ देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।